हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हमारा जो फ्रांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और फैक्ट्स हो गए, हमने वो सीरीज कंप्लीट कर ली है। आज मैंने जैसे आपसे वादा किया था कि जल्द ही मैं फ्रांस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करूंगा, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। लास्ट 20 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं फ्रांस से रिलेटेड, है ना, तो खासकर जो जेएनयू में पूछे गए हैं, तो ये हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए। हो क्या, होते ही हैं। चाहे आप इफ्लू के लिए तैयारी कर रहे हो या दून यूनिवर्सिटी या बीएचयू के लिए, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो आप दिल खोल के लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो चलो हम देखते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं आपके साथ, और इसी टाइप के क्वेश्चन एक्चुअल में आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, और दैट्स व्हाई आई पुट इट द क्वेश्चन सेम एज द एग्जामिनर आस्क्ड इन द रियल एग्जामिनेशन ऑफ द जेएनयू। सो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मैच द ऑथर्स एंड द लैंग्वेजेस। दैट मीन आपसे ये पूछा जा रहा है, ये जो ऑथर्स हैं इन्होंने कुछ लिखा होगा, या ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस में इन्होंने अपने नॉवेल्स, बुक्स, पोएट्री, प्लेज लिखे होंगे, है ना। उनको रिलेट करो उनके पर्टिकुलर लैंग्वेजेस से। तो जैसे पहला ऑप्शन है ऑक्टेवियो पाज, काफ़ी फेमस ऑथर हैं। गुंटर ग्रास, अल्बर्ट कैमस, एंटोन चेकोव। तो इन सभी को हम देखेंगे, है ना। अभी इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्टली यहाँ से ऑप्शन बता सकता हूँ कि ये राइटर कौन से लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमारा लर्निंग का तरीका बिल्कुल अलग है, तो हम उसी तरीके से समझेंगे, और इसका आंसर आप खुद मेरे पढ़ाने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है ना, राइट आंसर। चलो देखते हैं। बात करें ऑक्टेवियो पास की दोस्तों, ये एक मैक्सिकन पोएट है दोस्त। आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, पहली बात तो। अगर आपको ऑक्टेवियो पास टाइप के जैसे स्पेनिश टर्म यूज हो रहे हैं ऐसा लगता है ना, स्पेनिश, क्योंकि हाँ, जो मैक्सिको था वो स्पेन की कॉलोनी भी रह चुकी है, आपको मैं बताऊं। वो अलग तरीका है। जब हम स्पेन स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, अभी इसको समझो। ये जो ऑथर हैं ये मैक्सिकन पोएट हैं, डिप्लोमेट रह चुके हैं, और इनको अवार्ड दिया गया था 1981 का मिगुएल दे सर्वेंटेस प्राइज। वो उस मिगुएल दे सर्वेंटेस प्राइज क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं। ये एनुअली ऑनर्ड प्राइज होता है फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग राइटर इन स्पेनिश लैंग्वेज, खासकर लैंग्वेज के लिए ही। तो यहाँ पे तो एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी, ये जो राइटर बिलोंग करते हैं किस लैंग्वेज से, स्पेनिश, है ना, जो कि ऑप्शन में था। और एक और चीज़ है इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट करके आपको बताने के लिए, इनको 1990 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर भी मिला है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जब हम फ्रांस पढ़ रहे थे, है ना, अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वगैरह, उसमें भी मैंने बताया था कि सबसे पहले नोबेल प्राइज इन लिटरेचर किसको दिया गया था। अगर याद हो तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हो, है ना, तो आपका ताकि रिवीजन भी होता रहेगा। और यही हमारी लर्निंग प्रोसेस है, यही हमारा तरीका है जिससे आप सक्सेस की तरफ बढ़ सकते हो। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। एक फन तरीके से, एक इंटरेस्टिंग तरीके से हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, अपनी स्टडी को। तो हमने तो ये समझ लिया, और ये है उनकी पिक्चर। आप इनको रिलेट कर सकते हो उनके नाम से, आप भूलोगे नहीं, है ना। एक दो बार आप देख जरूर लीजिएगा। आप चाहते हो, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हो या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, है ना, पीसी, तो आप स्क्रीनशॉट भी लेके ऐसे रख सकते हो। आगे देखते हैं। आगे अगला जो ऑप्शन था गुंतर ग्रास का, तो इनके बारे में भी आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें बताया हुआ है ऑलरेडी मैंने, है ना। जब हम अभी पढ़ रहे थे, खासकर मैंने जब जर्मनी का आपको पढ़ाया था सारी चीज़ें,
उसमें भी ऑथर मैंने इम्पोर्टेंट डिस्कस किए हुए थे। तो यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं बताऊँगा इनके बारे में। बट हाँ, एक चीज़ आपको जो याद रखनी है, आपको इसी तरीके से आपको अलग से नोबेल प्राइज़ एंड ऑल नहीं पढ़ना। बट हाँ, अगर कुछ बचता है तो मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगा नोबेल प्राइजेस की। बट हाँ, जब मैं कंट्री वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसमें मैं कोशिश करूँगा नोबेल प्राइज़ विनर ऑथर इन लिटरेचर खास करके उनको मैं इंक्लूड करूँगा आपके लिए, है ना। आपको इसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मैं कैसे याद करूँ नोबेल प्राइजेज स्पोर्ट एंड ऑल। इसी तरीके से लर्निंग प्रोसेस को आप बढ़ाइए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो ये एक जर्मन नॉवलिस्ट, पोएट, प्ले राइटर, है ना, इलस्ट्रेटर आप बोल सकते हो, ग्राफिक आर्टिस्ट, स्कल्पचर, है ना। और इनको 1999 का नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है। और एक इनकी बहुत ही फेमस नोवेल है द टिन ड्रम। इसके ऊपर मूवी भी बन चुकी है। ये है वो नोवेल की बुक, कवर पेज आप देख सकते हो इस तरीके से, द टिन ड्रम, है ना। तो इनको जब ये इनकी मूवी बनी, ये तो नोवेल तो थी ही, तो इनकी ये जो मूवी बनी थी, है ना, इसको अडॉप्ट किया गया था 1979 में फिल्म के लिए। और ये दो वर्ल्ड लेवल के अवार्ड जीत चुकी है, पाल्म दे और, है ना। तो पहले तो आपको मुझे ये बताना है, ये जो पाल्म दे और है, चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। अ, आपको मैंने बताया था कैनस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, है ना। तो जो कैनस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो फ्रांस के कैनस शहर में ही सेलिब्रेट होता है एवरी ईयर। तो वहीं पे जो मोस्ट नॉमिनेटेड फिल्म्स होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे ही 1979 में जो द टिन ड्रम था, इसको अवार्ड मिला था पाल्म दे और का। और इसी फिल्म को द बेस्ट एकेडमी अवार्ड मिला था बेस्ट इन फॉरेन लैंग्वेज फिल्म इन 1980s में, एक साल बाद ही। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये नॉवेल्स भी, और अगर ये ऑथर हैं पूछे जाएं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसी से आप रिलेट कर लीजिए द टिन ड्रम नॉवेल। और ये आपके राइटर गुंतर ग्रास किस लिए फेमस हैं, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं, जर्मन लैंग्वेज के लिए, है ना। तो ये जो मूवी थी ऑब्वियसली जर्मन लैंग्वेज में बनी होगी, दैट्स वाई इसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड भी मिला है 1980s में, एकेडमी अवार्ड ऑफ द या फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो हमें ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ गई, हमारी दो चीज़ क्लियर हो गए। हम मैच कर लेंगे इसी तरीके से, आपको मैच करके कमेंट बॉक्स में बताना भी है दोस्तों। तो अगला हम डिस्कस करते हैं अल्बर्ट कामस। ये मैं अभी जब फ्रांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और फैक्ट्स में पढ़ा रहा था उसमें ऑथर का भी मैंने डिस्कस किए थे, है ना, इम्पोर्टेंट ऑथर्स, राइटर्स, थिंकर्स। तो एल्बर्ट कामस कैमस को भी मैंने पढ़ाया था इसी तरीके से, यही स्लाइड थी, आपको याद हो आप रिकॉल करो। ये एक फ्रेंच फिलोसफर है ना। इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था इन लिटरेचर में एट द एज ऑफ 44 इन 1957 में, है ना। तो ये सेकंड यंगेस्ट रिसिपेंट हैं नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर में, हिस्ट्री में। तो इनकी एक बुक है काफ़ी फेमस, द स्ट्रेंजर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। आप चाहो तो इसकी समरी कहीं से पढ़ सकते हो। और इस बुक को याद रखना है, रिटन बाय अल्बर्ट कैमस, और इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला मिला था, है ना। तो जाहिर सी बात है ये फ्रेंच अल्जेरियन फिलोसफर हैं। तो या फ्रेंच फिलोसफर आप मानते हो तो इनकी जो बुक्स हैं वॉट एवर जो भी इन्होंने लिखी होंगी, पोइट्री, है ना, नॉवेल्स, जर्नलिस्ट, जिस तरीके से भी रहे हो, इनकी जो फील्ड रही होगी वो फ्रेंच लैंग्वेजेस में भी फ्रेंच लैंग्वेज में ही कंपोज की गई होंगी, है ना। तो तीन चीज़ें तो हमने क्लियर कर ली। अगला देख लेते हैं, एक और है, इनके नाम से ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक रशियन प्ले राइटर है, और इनको बोला जाता है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी राइटर, है ना, जो आज के टाइम का है। तो इनका नाम है एंटोन चेकोव। तो इस तरीके से इनको देखिए, और इनको कंसीडर किया जाता है ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ शॉर्ट फिक्शन इन हिस्ट्री। तो जब रसिया से अगर कोई क्वेश्चन आएगा रशियन लैंग्वेज से रिलेटेड तो इनको भी पूछा जा सकता है।
और इन इस तरीके से आप इनको देख सकते हो। तो इनकी जो ये जो फेमस हैं, ये 4 मोस्ट फेमस प्लेज हैं इनकी, है ना। जैसे आपने शेक्सपियर के प्लेज पढ़े होंगे, ऐसे ही इनकी रशियन लैंग्वेज में काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी फेमस हैं। 4 वो प्लेज हैं जिसके स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे गूगल से आप लगाए हुए हैं, जिनमें से हैं द चेरी ऑर्चर्ड, द थ्री सिस्टर, द सीगुल, अंकल वान्या। ये 4 हैं। इनको आप ऐसे देख सकते हो। और इनके ऑथर का नाम आपको पता होना चाहिए, एंटोन चेखव, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसका फेमस मतलब ये चाहता आप बोल सकते हो, क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। मैचिंग से पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे ऑथर एंड बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। तो इस पे आपको पकड़ बना के चलनी है दोस्तों, खासकर, है ना। तो आगे बढ़ें। चलो एक बार आप सारे ऑप्शन देख लो। आई होप आप लोगों ने मैच कर लिया होगा राइट ऑप्शन सारे। तो आप इसको कमेंट में जरूर लिखिएगा जो भी आपने बनाया हो आंसर। अगला बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द फ्रेंच प्रेसिडेंट इज। हाल ही में मैंने ये चीज़ आपको पढ़ा दी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपकी तरफ से चाहूंगा इसका आंसर आप खुद बताएं, है ना। मैं चाहूँ तो डायरेक्टली बता सकता हूँ, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला। अगर किसी को नहीं पता है वो गूगल करे, सर्च करे, थोड़ी मेहनत करे। पूरा जो पहले की वीडियोस मैंने डाली हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप उनको देखिए। तभी सारे आपके सारे डाउट जिनके भी आ रहे हैं वो क्लियर होते रहेंगे। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज भी किया कि सर आप अपनी ईमेल आईडीज़ या कॉन्टैक्ट डिटेल दीजिए, मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं, मुझे उसको क्लियर करना है। ऑब्वियसली दोस्तों, ये जो कमेंट सेक्शन है ना, ये आप ही के लिए है। आप अभी जितने सारे डाउट्स हैं अभी पूछ लो, है ना। अभी कुछ बच्चे भी कम हैं। और मैं कोशिश करूंगा, अगर आप ईमेल लिखना चाहते हो, अबाउट अस के सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे ईमेल का ऑप्शन होगा, क्लिक करोगे, वहाँ पे मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। हालांकि मैंने कमेंट में अपनी ईमेल आईडी दे भी दी है, जिन बच्चों ने मांगा भी है। तो अपने डाउट भेज सकते हो डायरेक्टली ईमेल। और नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है, आपको मेल नहीं करना है, आप अपने सारे डाउट विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। सबका मैं सीरियसली क्वेश्चन पढ़ता हूँ और मैं लेता हूँ। और जिनके भी डाउट होते हैं, मैं रेगुलरली मैं एक्टिव हूँ, मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ। हो सकता है डिले हो जाए 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर का, बट हाँ, आपके सारे डाउट क्लियर होंगे दोस्तों। इसके लिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और नोट कीजिए, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप बच्चों, आप वीडियोस तो देखते हो, बट आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट भी होना है इन सब सारी चीज़ों में, है ना। तभी पढ़ने का जो लेवल है, जो मज़ा है, वो अलग ही तरीके से इंटरेस्टिंग होगा। इसी तरीके से हमें पढ़ना है। आपको जब आप लिखते हो कोई चीज़, नोट बनाते हो, सर्च करते हो, तो आपको आपके दिमाग में वो चीज़ें छप जाती हैं, आप कभी भूल ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई आई वांटेड काइंड ऑफ एफर्ट फ्रॉम योर साइड बच्चों। तो आप ज़रूर अपना 100% दीजिए। और ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मैं जस्ट यहाँ पे वीडियो डाल के अपलोड कर मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे नहीं पता। बट हाँ, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ से पढ़ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन हो और वो अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश भी करें। अगर मैं 1% बता रहा हूँ, आप उसको रिलेट करके 10% और पढ़िए, उससे रिलेटेड चीज़ें। इंटरनेट पे मोबाइल है, आप अपने डेटा को बचाइए, कहीं और वेस्ट करने के बजाय आप पढ़ाई में लगाएं, है ना। ये मेरी आप सभी से अपील है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूँ, ये भी 2001 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेंच कॉलोनीज वॉज क्लोजेस्ट टू कोलकाता। मैं सभी से चाहूँगा एक बार वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, अपने मन में या कमेंट में लिखना चाह रहे हो कमेंट में लिखें। और मैं देखना चाहता हूँ, आप खुद भी अपने आप को एनालाइज कीजिए कि कितना सही आंसर है। बहुत इजी आपको लगेगा, इजी है, बट थोड़ा सा ट्रिकी बन जाता है इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, है ना। तो मुझे भी पता है बहुत सारे बच्चों ने पौंडीचेरी भी सोचा होगा, कुछ बच्चों ने। तो अगर आपका आंसर पौंडीचेरी है तो दोस्तों आपका आंसर गलत है। माहे और कराए काल भी नहीं है।
और इसका राइट ऑप्शन है चंदर नागौर, है ना। कोलकाता के कोलकाता के पास ही है। और कोलकाता कहाँ है आपको दोस्तों पता होगा, इंडिया के स्टेट वेस्ट बंगाल में लाया करता है। इसको अभी हम मैप पे भी देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत, है ना। और अगर हम अगर आप दिल्ली में हो, बिहार में हो, यहाँ पे कहीं उत्तर प्रदेश में हो, आप राजस्थान में किसी भी कोने से हो, आप देश के कोने से आप पढ़ाई कर रहे हो, जेएनयू की प्रिपरेशन कर रहे हो, फ्लू के लिए, टून के लिए, आप उत्तराखंड में हो, कहीं से भी हो, तो आप इसको रिलेट कर सकते हो अपने रिस्पेक्टिव रीजन से कि कहाँ पे लाया करता है। ये है वेस्ट बंगाल, यहाँ पे है कोलकाता। और अभी हम देखेंगे इसको थोड़े से लार्ज स्केल मैप पे। ये स्मॉल स्केल मैप है, मैंने ये भी बताया हुआ है किस टाइप के मैप होते हैं। तो ये है मैप दोस्तों, और ये है चंदर नगर, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है ना। और ये एक हुगली डिस्ट्रिक्ट है, ये लिखा भी है मैप ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे लाया करता है चंदर नगर। और ये फ्रेंच कॉलोनीज रही थी। ये देखिए चंदर नगर सब डिवीजन, ये हुगली रिवर है, और यहीं पे है वो शहर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और ये फ्रेंच कॉलोनीज रही थी। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था और काफ़ी इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी था, है ना। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा अटेम्प्ट करने में। आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये देखिए एक मैप और मैंने लगाया है आपको समझने के लिए कि अगर आपने पौंडीचेरी लगा रहे थे तो आप खुद समझिए कोलकाता कहाँ पे है रिस्पेक्टिव, है ना। मैप में ये है वेस्ट बंगाल, है ना, ये है पौंडीचेरी। तो आप कैसे समझ सकते हैं कि सबसे नज़दीकी एरिया फ्रेंच कॉलोनीज का जो था वो हो सकता है ना। इस तरीके से आप मैप देखिए, यह है यहाँ पे पौंडीचेरी, यह है कराईकाल, यह है यहाँ है माहे, ये है पूरा केरला का रीजन। तो कहीं से भी ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते थे। अगर आपको इंडिया का मैप पता होगा तब भी आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आपको राइट आंसर मिल सकता है, अगर आपको डायरेक्टली नहीं पता है। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना बेस मजबूत कीजिए, तरीके से पढ़िए। तो अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करके, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गैस, इंटेलिजेंट तुक्का, आप बोल लो कुछ भी, वॉट एवर यू वुड लाइक टू कॉल, है ना। तो ये प्रैक्टिस आप ऐसे रख सकते हो। बट हाँ, उससे पहले आपको ओवरऑल होलिस्टिक नॉलेज होनी चाहिए मैप की, ज्योग्राफी की, है ना, अदर, तभी आप कर पाओगे दोस्तों एग्जाम में। तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए ले रहा हूँ। पूछा जा रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट इन्वेड इंडिया। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों, है ना, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। आप सभी को पता होगा दोस्तों, बच्चों बच्चों को पता होता है अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को। नेपोलियन में आप हो सकता है गच्चा खा जाओ, डाउट, है ना, डाउट हो। नादिर शाह ने इन्वेड किया था, नहीं, आपको अगर आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं। तिमूर। तो ऐसे नहीं देखते हैं, कुछ ऐसे देखते हैं। तिमूर इन्वेजन मैं आपको बताऊं, 1398 एडी, है ना, 14वीं सदी में इन्होंने इन्वेजन किया था इंडिया पे। और कब, तुगलक डायनेस्टी थी, है ना, आपको पता हो, माइटी किंग तैमूर, है ना। तो इन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में 1398 एडी में। आपको पूरा ईयर एग्जैक्टली याद मत रखो, बट सेंचुरी याद रख सकते हो, है ना। इस तरीके से 14वीं शताब्दी, है ना, 14th सेंचुरी ऐसे बोल सकते हो। और ये क्रॉस किया था इन्होंने इंदस रिवर और कैप्चर किया था मुल्तान को। इस तरीके से ओवरऑल दिल्ली एंड विदाउट मच रेजिस्टेंस। तो आपको यहाँ से क्लियर पता चला, तिमूर जो थे इन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया है, इन्होंने इन्वेजन किया हुआ है। तो ये क्लियर हुआ। अगर आपको डिटेल हिस्ट्री पढ़नी है आप पढ़ सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। एक मैं बुक रिफ़र, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तमिलनाडु की 11th एंड 12th की बुक पढ़ लो, वहाँ पे सारी हिस्ट्री आपको क्लियर हो जाएगी, इंडियन हिस्ट्री अगर आपको पढ़नी है, आपका कहीं से भी थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो। उस ऐसी बुक्स मेरे पास है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोनों बुक्स। ये है, इस काइंड ऑफ बुक है, हिस्ट्री हायर सेकेंडरी, है ना, मिलेगा। काफ़ी अच्छी बुक है इंडियन हिस्ट्री के लिए। मैंने ली हुई थी, मुझे मिल गई थी, एक भैया पढ़ रहे थे, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मैंने उनसे ले ली थी। मुझे पढ़ने का मन था, मैं फ्री टाइम में पढ़ता हूँ दोस्तों, जब भी मुझे टाइम मिले।
तो काफ़ी डिटेल हिस्ट्री है। आप ब्रिटिश साम्राज्य को समझोगे इंडिया में, है ना, किस तरीके से इवॉल्व हुआ था, पढ़ोगे, और सारी ये चीज़ें भी अगर आप लूसेंट भी पढ़ते हो ना, वहाँ से भी आपको काफ़ी डिटेल मिल जाएगी। तो अगला हम देखते हैं, अलेक्जेंडर ने कब इन्वेट किया था? 326 BC में। आपको पता होगा जो महान किंग थे, किंग पोरस, उनको चैलेंज किया था, और है ना, इंदस रिवर को क्रॉस करके भी करके और तक्षशिला की तरफ जाके वहाँ पे लड़ाई हुई थी। और जो किंग पोरस थे, रूलर ऑफ किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम और चेनाब, है ना, उसी के बीच वहीं पे लड़ाई हुई थी। और हालांकि पोरस जो थे, इनकी जो सेना थी बहुत बहादुरी से लड़ी थी। और जो इंडियंस, आप इंडियन बोल सकते हो, ऐसे रिलेट कर सकते हो, अ, हार चुके थे, अलेक्जेंडर ने हरा दिया था हमें। पर सच बताऊं दोस्तों, जो अलेक्जेंडर की सेना थी, उन्होंने कभी बैटल फील्ड में एलिफेंट्स को नहीं देखा था, और बिल्कुल भौचक्के रह गए थे, और एकदम डर गए थे कि भाई हम इनकी सेना से कैसे लड़ेंगे, इनके पास हाथियां हैं। उन्होंने कभी लड़ाई में हाथी का यूज नहीं देखा था। एकदम एक तरीके से समझ लो पागल हो गए थे देख के। बट अलेक्जेंडर भी महान था, आप सभी को पता है, उन्होंने अपना दिमाग लगाया था। और जो आपने भाला टाइप का देखा होगा हाथी के कानों में, उन्होंने चुभौना शुरू कर दिया था। उसके बाद हाथी का क्या रिएक्शन होगा आप सभी को पता है। उन्होंने अपनी खुद की आर्मी को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर दिया था। हाथी पागल सा अगर हो जाए तो क्या ही होगा। तो उन्होंने इतनी चालाकी खेली थी कि जिस वजह से उनकी थोड़ी सी सेना कम भी हो गई थी। हाँ, हाथियों ने बर्बाद कर दी थी, क्योंकि एक तरीके से था। बट सच बताऊं दोस्तों, जब काफ़ी सम्मान के साथ किंग पोरस को अलेक्जेंडर ने बिठाया था, और उनसे पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो बहुत ही अच्छा आंसर करते हैं किंग पोरस। कहते हैं, एक राजा जैसे एक राजा के साथ व्यवहार करता है, आप वैसे कीजिए। उन्होंने बस अपनी एक तरीके से बोल सकते हो अपना हाथ रखा था कि भाई मेरी सत्ता रहनी चाहिए, बट हाँ, आप मेरा नाम यूज करके आप अपनी सत्ता को रन कर सकते हो। और ये भी कहा जाता है दोस्तों, जो अलेक्जेंडर की सेना थी वो और इंडिया में एक्सप्लोर नहीं करना चाहते थे, और इन्वेजन नहीं करना चाहती, और लड़ना नहीं चाहते थे। वो वापस चले जाते हैं दोस्तों, और कभी आगे इंडिया में बढ़ते ही नहीं हैं, क्योंकि पहली बार इनका किसी ऐसे महान किंग से सामना हुआ था। ऐसी इतनी भव्य आर्मी को देखी थी, एलिफेंट्स देखे थे, वॉर एलिफेंट आप समझ सकते हो, है ना। और जो क्योंकि ये मैसेडोनिया से बिलोंग था, इन्होंने कभी नहीं देखा था, तो एकदम भौचक्के से थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जिस तरीके से आप पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा, है ना, आपको बोरिंग सा नहीं लगेगा, आपको बोर होके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी है दोस्तों, है ना। तो दूसरा आपको समझ में आ गया कि अलेक्जेंडर ने भी इन्वेट किया था इंडिया पे। अब आते हैं एम्परर नादिर शाह। ये पर्सिया से बिलोंग करते हैं, है ना। अ, पर्सिया, अ, आप देख सकते हो। और द फाउंडर ऑफ, इनको क्या बोला जाता है, अपसरिद डायनेस्टी ऑफ पर्सिया। जो आज के टाइम में आप, अगर आपने मिडिल ईस्ट पढ़ा हो खुद से, तो आपको पता होगा ईरान ईरान है जो आज आज के टाइम का, आज के टाइम में, है ना। तो उसको पहले हम पर्सिया बोलते थे। तो पर्सिया था। और ईरान कब से पर्सिया ने जो वहाँ के एक तरीके से, चलो मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने ईरान वर्ड यूज करना कब स्टार्ट किया था, तो एक ईयर है 1936 का, टाइम 1935 या 1936, वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। बट हाँ, ये क्लियर है 1935 1936 के बीच से ही उन्होंने ईरान शब्द का यूज किया था अपनी कंट्री के लिए, पर्सिया यूज नहीं किया था। तो जो एम्परर नादिर शाह हैं, इन्होंने भी दिल्ली पे आक्रमण किया था इन मार्च 1739 में, 18वीं शताब्दी में। आप देख सकते हो बैटल ऑफ करनाल हुआ था। किसके किसके बीच, अब्दल बोलो, नादिर शाह और जो मुगल्स डायनेस्टी थी उनके बीच में हुआ था। और उसके बाद इसको कैप्चर कर लिया गया था दिल्ली को भी। तो एक तरीके से देखा जाए, जो एम्परर नादिर शाह थे उन्होंने भी आक्रमण किया था इंडिया पे। अब आते हैं दोस्तों
जो बीच का ऑप्शन था नेपोलियन बोनापार्ट है ना। तो मैं बताऊं तो यही एक राइट ऑप्शन है कि नेपोलियन जो बोनापार्टे थे उन्होंने इंडिया पे इन्वेजन नहीं किया था, अगर आप खुद से पढ़ोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट थे वो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे थे इंडिया में, मिडिल ईस्ट आपको पता हो है ना, इधर आके इंडिया में। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी एलाई, जो फ्रांस था बहुत ही अच्छी एलाई था टीपू सुल्तान, और जो कि खटक रहा था ब्रिटिश जो ब्रिटिश गवर्नर थे, वो नहीं चाहते थे कि फ्रांस भी यहाँ पे आए, वो अपनी कॉलोनीज बनाए या वॉटेवर। क्योंकि उस टाइम पे आपको पता हो ये जो यूरोपियन कंट्रीज थी, मेनली फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, पुर्तगाल है ना, पुर्तगीज जो थे, ब्रिटेन, डच पीपल, इनकी कॉलोनीज थी और ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट सक्सेस हो गए थे ब्रिटिश पीपल। तो अ, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा था, फ्रांस के एलाई थे टीपू सुल्तान, और यहाँ पे कई सारे मैसूर वॉर भी हुआ था, मैसूर के नाम से वॉर्स भी हैं। अ, मैसूर की लड़ाई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे भी हुआ है। तो जिसमें क्या होता है, हालांकि फ्रांस हार जाता है, टीपू सुल्तान भी हार जाते हैं, और इनको भारत छोड़ना पड़ता है, ब्रिटिश की पकड़ मजबूत रहती है। तो ये जो बोनापार्ट थे, आपको पता है पॉल फर्स्ट ऑफ रसिया, इन्होंने म्यूचुअल प्लान बनाया था इन्वेड करने के लिए इंडिया में। हालांकि इंडिया पे डायरेक्टली इन्वेड नहीं करना था, वो ब्रिटिश से फाइट करने के लिए वो इन्वेड करना चाह रहे थे, वो म्यूचुअल एलाई। तो यही आपका, अगर इस तरीके का क्वेश्चन है, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। बाकी आप लोग फ्री हो, अपने व्यूज़, अपने फ्रीडम, आप खुद भी सर्च कीजिए इस आंसर का राइट आंसर, आप मुझे बता सकते हो और कितना सहमत हो मेरे आंसर से। क्योंकि ये क्लियर जो तीन ऑप्शन हैं, जो क्लियरली इन्होंने डायरेक्टली इंडिया पे तो अटैक किया था, इन्वेड किया था। बट ये जो बोनापार्ट थे उन्होंने इंडिया पे अटैक नहीं किया था, बट वो अटैक किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश आर्मी, जो सोल्जर्स थे, या ब्रिटिश जो एम्पायर थी वहाँ पे, उनके खिलाफ जो कंपनी थी। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो हम क्लियरली नेपोलियन हमारा सही हो सकता था आंसर। तो आप भी अपना रिसर्च कीजिए, आप मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना नज़दीक हम, कितने करीब, कितना क्लोज आंसर हमने दिया है ना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। ये आपसे पूछा जा रहा है, विच यूरोपियन कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज आर फ्रेंच, इटालियन, जर्मन। हालांकि ये जब मैंने जर्मनी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें भी मैंने लिया था, क्योंकि यहाँ पे फ्रांस और जर्मन दोनों था, फ्रेंच एंड जर्मन दोनों। तो दोनों से रिलेट करता है, दोनों कंट्री से रिलेट करता है, तो इसलिए मैंने लिया था वहाँ पे भी, और यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाए। तो अगर आपने पढ़ा तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर। तो अगर आप चाहते हो इसको अटेम्प्ट करना, एक बार पॉज करके अटेम्प्ट कर सकते हो। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट किया कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड। जी हाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे फ्रेंच, इटालियन और जर्मन, बाकी का ऑप्शन देखें, इटली में इटालियन ही बोली बोली जाती है दोस्तों। फ्रांस में जाहिर सी बात है फ्रेंच ही बोली जाती है। स्विट्ज़रलैंड हमारा बहुत ही क्लोज है, जो कि फ्रेंच, जर्मन और इटालियन बोली जाती है, और बोली तो जाती है ओबियसली, एज ए ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी है ना, ये तीनों लैंग्वेज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। आप देख सकते हो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2002 का क्वेश्चन है, पूछा गया था। हो सकता है उस टाइम पे इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता था, जो कि यूरेनियम का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इन द वर्ल्ड। बट अगर आप अभी गूगल करोगे, कहीं से पढ़ोगे, जो अथॉरिटेटिव साइट्स हैं है ना, अथॉन्टिक, जिनको पे आप बिलीव कर सकते हो, वहाँ पे आपको कजाकिस्तान मिलेगा, सेकंड पे कनाडा मिलेगा, थर्ड पे ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ऐसे ही आपको तीन कंट्री मिल जाएगी जो कि इसमें है ही नहीं।
तो आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो करंट टाइम के हिसाब से आपको प्रिपेयर होके चलना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। और इस क्वेश्चन को इसलिए मैंने लिया था क्योंकि यहाँ पे फ्रांस का नाम था, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन मुझे आप सभी के लिए लेना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ बनता है तो आप रिसेंट टाइम के डेटा के हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इसका जवाब, ये इसका आंसर तो मैंने पिक्चर से दिया हुआ है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। व्हाट डिड द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस ऑफिशियली गिव टू यूएसए ऑन द 100th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो ये भी 2002 में पूछा गया है और कभी भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जामिनेशन में, है ना। तो ये है पिक्चर, मैं इसका नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। और है ना, ये जो स्टैचू है ना, इस स्टैचू का क्या नाम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, है ना। बच्चे सभी लोग अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आपकी लिखने की भी प्रैक्टिस, लिखने से भी आपको सही पता होना चाहिए। जस्ट मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे आपको तरीके से पढ़ाई करनी है ना। नहीं तो आप एग्जामिनेशन में गच्चा खा सकते हो दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लिया जा रहा है यहाँ पे। हाउ इज गोल, सॉरी गोल बोलो, हाउ इज गॉल इन एशियन कंट्री नोन एज टुडे। सॉरी, हालांकि ये भी क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। चलो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। पूछा जा सकता है डायरेक्टली, फ्रांस से रिलेटेड है। तो जो हाईलाइट पार्ट है आप इसी को देख लीजिए। फ्रांस वॉज ओरिजिनली कॉल्ड गॉल बाय द रोमन्स। जो जब रोमन एम्पायर था, तो जो रोमन्स थे वो फ्रांस को गॉल कह के पुकारते थे, है ना। गालिया लैटिन वर्ड है, फ्रेंच गॉल, गॉल इस तरीके से जा सकते हो, क्योंकि ये जो रीजन था इनहेबिटेड था, एशियन गॉल्स थे। और इसमें जो मॉडर्न डे फ्रांस है और पार्ट ऑफ बेल्जियम है, वेस्टर्न जर्मनी है और इटली। और यहाँ पे सेल्टिक ट्राइब्स भी थी जो रहती थी। बेसिकली ये एग्रीकल्चरल सोसाइटी थी जो डिवाइडेड थी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइब्स, जैसे मैंने बताया सेल्टिक एंड गॉल्स ट्राइब मेनली। तो अब देखते हैं नीचे। एक मैप मैंने लगाया है, ये है यूरोप का मैप, देखे तो, है ना। तो यहाँ पे अफ्रीका भी है, आपको दिखेगा। ये यूरोप में नहीं आता हालांकि, बट ये है यूरोप का मेनली पार्ट जहाँ पे मैं कर्सर कर रहा हूँ इधर। तो ये है, देखिए ये है गॉल्फ रीजन। इधर कुछ हिस्सा जर्मनी में भी आता है, खासकर इसको देखें, यहाँ पे सेल्टिक ट्राइब जो कि प्रेजेंट है जर्मनी एंड ऑल, ये लोग आते हैं बेल्जियम। इधर ये गॉल्स है, ये गॉल्स का रीजन है। इधर मेडिटेरेनियन सी तक फैला हुआ था ये रीजन, इस तरीके से देख सकते हो। एक मैप और है, ये पूरा ये फ्रांस आपका आ जाएगा प्रेजेंट डे, बेल्जियम आ जाएगा, हो सकता है नीदरलैंड भी आ जाए, और इधर आपका जर्मनी भी इसमें इंक्लूडेड है, गॉल्स, ये गॉल्स रीजन में, है ना। आई होप मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम सिर्फ रीडिंग करके नहीं समझ सकते किसी चीज़ को। समझना है हमें, विजुअली भी समझना है, और यही हमारा लर्निंग अप्रोच है जिसको मैं बोलता हूँ लूसिड एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, है ना। आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने कमेंट का स्क्रीनशॉट लिया है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने क्वेश्चन पूछे थे, है ना, वुमेन के वोटिंग राइट को लेके। आशुतोष ने इसका काफ़ी अच्छे से आंसर लिखा था, बट मैं चाहूँगा थोड़ा सा वो इम्प्रूव कर सकते हैं जब भी वो लिख रहे हैं जिस तरीके से गैप है। बट मैं समझ गया क्या आंसर है। और एक चीज़ है जो मैं करेक्शन करना चाहता हूँ आशुतोष जी के आंसर में, वो है वोटिंग राइट इन चाइना, जो कि इन्होंने नॉट श्योर भी लिखा था। तो इसलिए इसलिए मैं क्लियर भी करना चाह रहा हूँ इनके, ताकि इनको अपना आंसर भी मिल जाए। मैं चाहता तो इनको वहीं पे कमेंट पे रिप्लाई दे सकता था, बट आई थॉट कि मुझे ये वीडियो में फीचर करना चाहिए। और मुझे जिसका भी आंसर इस तरीके से अच्छा लगेगा, मैं आने वाले कभी भी वीडियो में वो फीचर कर सकता हूँ, इंक्लूड कर सकता हूँ।
सो कुडोस टू आशुतोष, थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया क्वेश्चन आंसर। आप सभी बच्चे ऐसे पार्टिसिपेट कीजिए। और हाँ, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिसका भी कमेंट अच्छा लगे, दैट मीन आंसर आपको अच्छे लग रहे हैं जो भी मैं क्विज कर रहा हूँ वीडियोस में, है ना, जो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दे सकते हैं, ना कि सिर्फ वीडियो को आप दीजिए ही, इनके कमेंट को भी लाइक कर सकते हैं, ताकि आपको सर्च ना करना पड़े। तो आपको यहाँ पे भी आंसर आपको मिल जाएगा अगर आप सर्च नहीं करना चाह रहे हैं तो। बाकी मैं रिकमेंड करूँगा आप खुद से भी सर्च करके पढ़ें, अपने नोट्स भी बनाएं। सो आगे बढ़ते हैं, मैं आशुतोष जी का आंसर देना चाह रहा हूँ। तो ये है ऑफिशियल साइट china.org। जो भी मैं सोर्सेज लेता हूँ दोस्तों, मैं अथेंटिक सोर्स लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है, द इलेक्ट्रल लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना promulgated in 1953 clearly stipulated that women enjoy the same right to vote and stand for election as men। सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 1953 में ही इनको वोटिंग राइट मिल गया था, और उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का भी राइट मिल गया था। वो खड़े हो सकते थे चुनाव के लिए, जैसे कि मैन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे और वोट भी दे सकते थे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1953। तो एक और सोर्स है insider.com, और इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पे आप सभी कंट्री का देख सकते हो किस कंट्री में कब वुमेन को अपना वोटिंग राइट मिला था। यहाँ पे क्लियरली लिखा है चाइना का भी 1953, वुमेन इन चाइना वर फर्स्ट ग्रांटेड द राइट टू वोट इन 1947, जो कि इन्होंने लिखा था, है ना। बट यहाँ पे आप देखो, थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन इनको मिला था ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट मैंने बोला ना बट है वहां पे, नॉट एक्सप्लिसिटी इन फ्रेंचाइज अंटिल 1953। तो जैसे कि मैंने फ्रांस का भी बताया था ना, फ्रेंच में, है ना, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था उनको 1944 में मिला ड्यू टू वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। उसके बाद जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे अराउंड 1946 में, तभी उन्होंने वोट दिया था। तो कुछ ऐसे ही चाइना में। बट हाँ, आपको दो राइट आंसर कभी भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, तो आपको याद रखना है। तो 1947 मिलता है और 1953 ना मिले तो आपको 1947 पे टिक करना है। अगर 1953 ऑप्शन में दिखे तो आपको 1953 पे करना है। अगर दोनों दिखता है तो आपको 1953 पे टिक करना है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, सो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया है, ताकि वीडियो लंबी भी ना हो, है ना, लेंदी ना हो। आप सभी को क्लियर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर अभी भी किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है, वो विदाउट हेजिटेशन वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकता है, अपने डाउट को पूछ सकता है। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं सोच भी रहा हूँ, मैं एक कोई मोबाइल नंबर भी रखूँगा, एक टाइम भी रखूँगा जब आप अपनी क्वेरी कॉल्स पे भी डिस्कस कर सकते हो। बट अभी के लिए आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं अपने डाउट्स, मैं वहीं पे देना प्रेफर करूँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हो सकता है सेम डाउट किसी और भी बच्चे का हो सकता है, किसी और स्टूडेंट का हो सकता है। तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा हो, स्क्रॉल करके कमेंट सेक्शन भी देख सकता है वो बच्चे, तो उनको अपने क्वेरीज जो डाउट्स हैं बाकी बच्चों ने पूछे हैं वहाँ से भी क्लियर हो जाएंगे। दैट्स वाई कि इतना इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको इन्फोर्स कर रहा हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को पूछ सकते हो। बाय द वे, आप ईमेल भी मुझे लिख सकते हो, आपको ईमेल मिल जाएगा। कहाँ पे? आप अबाउट अस सेक्शन में जाओगे, वहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे आप क्लिक करके सीधे आप मुझे मेल कर सकते हो। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर हाँ तो आप दिल खोल के लाइक कीजिए, और जो क्वेश्चन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके भी आंसर को लाइक दीजिए। तो आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।